जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहलगाम के बाद जम्मू कश्मीर में पहला आतंकी हमला। नेवी ने ऑर्डर किया ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स। भारत की कंपनी ने बनाया एंटी ड्रोन नेट। ट्रिपल्स डिफेंस सप्लाई करेगी लगभग 1 लाख वेपन्स। और जी एरोस्पेस ने किया तेजस मार्क 1 के लिए 20 इंजन इस वर्ष के अंत तक देने का वादा। आज दिन में करीब 12:30 बजे जम्मू कश्मीर में अनंतनाग टाउन के लाल चौक के पास एक आतंकी हमला हुआ है। और जो कि पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में हुआ ये इस तरह का पहला आतंकी हमला है, जिसमें आतंकी ने ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रूप्स पर ओपन फायर किया था। और बेहद ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जब इन पर यह हमला हुआ तब वे श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर डिप्लॉयड थे। हालांकि उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी है और उसकी तलाश के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस हमले को किस संगठन ने अंजाम दिया है, टोटल कितने हमलावर थे, तो इस तरह की फिलहाल अभी कोई और जानकारी सामने नहीं आई है। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस घटना को लेकर एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें सूचित किया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे मेंबर्स को ऑब्जर्व किया है जो कि अनंतनाग के इस आतंकी हमले से संबंधित फोटोग्राफ्स और वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस सभी मीडिया संगठनों और आम जनता को सलाह देती है कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कॉन्टेंट को शेयर, पब्लिश, फॉरवर्ड या फिर सर्कुलेट ना करें, क्योंकि इस मटेरियल को शेयर करने से जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं तो उसमें बाधा आ सकती है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस घटना को लेकर जो भी ऑफिशियल अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको सूचित करते हैं कि इसी घटना को लेकर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू भी कर दिया है। और पाकिस्तानी हैंडल्स की तरफ से कुछ ऐसी पोस्ट वायरल की जा रही हैं जिसमें वो एक क्लेम कर रहे हैं कि इस हमले में 4 इंडियन सोल्जर्स की जान गई है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो एक्चुअल इंसिडेंट है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन मुख्य रूप से वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो कि श्री अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थे। तो इस इंसिडेंट को लेकर जो फेक न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है तो उनसे भी सावधान रहें। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को भारतीय नौसेना से एक ऑटोनॉमस सेमी सबमर्सिबल मैरीटाइम प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और उसके प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जो कि मेक टू प्रोटोटाइप सैंक्शन ऑर्डर के तहत है। और इस परियोजना का नाम है सेवियर ASW, जिसकी फुल फॉर्म है सेमी सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड रिकॉनेसेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और इसके साथ ही जो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड है वो अब ऑटोनॉमस मैरीटाइम और अंडर वाटर वॉरफेयर सिस्टम्स में भी एंटर कर रही है। बाकी जैसा कि इसका नाम है उसी के अनुरूप ये सेवियर ASW एक अनमैन्ड सेमी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होगा, जिसे विशेष रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्विलेंस के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशंस तक ऑटोनॉमस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा और ये एडवांस्ड एकॉस्टिक सेंसर्स, AI और ML बेस्ड टारगेट क्लासिफिकेशंस और इनक्रिप्टेड मल्टी चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये भारत की स्वदेशी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को एक कदम आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा नेवी से जुड़े 2 और महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहला ये कि बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक फर्म, जिसका नाम है मर्लिन हॉक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत ये मिलकर भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉयड एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स को सस्टेनमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और ये जो एग्रीमेंट है ये भारतीय नौसेना के PATI जैसे प्लेटफॉर्म्स की जो फ्लीट है तो उसकी हायर अवेलेबिलिटी, रेडीनेस, उसका और भी फास्टर टर्न अराउंड, तो इन सब को इनेबल करेगा। और इन एडवांस्ड EO और IR सिस्टम्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और सपोर्ट के लिए बेंगलुरु में स्थित मर्लिन हॉक एरोस्पेस के L3 हैरिस वेस्ट कैम्प ऑथराइज सर्विस सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी नेवी से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आज 22 जुलाई को भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड की गई माही क्लास की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है मालवन, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। और INS मालवन की जो कमीशनिंग है वो एयर चीफ मार्शल AP सिंह की मौजूदगी में की गई थी। और इस नई वॉरशिप का मोटो है साइलेंट क्लॉज। और INS मालवन का जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ के पंजे हैं, जो कि बहादुरी, युद्ध की रणनीति, फूर्ति और साहस का प्रतीक है। और ये तेजी से हमला करने और चुपचाप वार करने की इस वैसल की कार्यशैली को दर्शाते हैं। और इसको बनाने में 80% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है।
भारत के डिफेंस फर्म MKU लिमिटेड ने एक एंटी ड्रोन नेट को विकसित किया है और अपने इसी एंटी ड्रोन नेट के बारे में जेंस.com के साथ खास बातचीत में MKU ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो एंटी ड्रोन नेट है तो इसे मुख्य रूप से कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ क्वाडकॉप्टर्स, मल्टी रोटर UAVs, FPV अटैक UAVs, स्मॉल और मीडियम टैक्टिकल UAVs और ISR UAVs, तो इन सब को काउंटर करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और उनका ये भी कहना है कि उनके इस एंटी ड्रोन नेट को टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स और इंगेजमेंट कंडीशंस के आधार पर कुछ सर्टेन लॉटरी म्यूनिशंस के खिलाफ भी तैनात किया जा सकता है। और अलग अलग कैटेगरीज के UAVs को काउंटर करने के लिए ये जो नेट है ये मल्टीपल मैश कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उपलब्ध है। और UAV थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये एक नॉन काइनेटिक तरीका है जिससे कोलैटरल डैमेज का रिस्क कम रहे और मिलिट्री पोजीशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। ये जो एंटी ड्रोन नेट है ये हाई ऑल्टीट्यूड और लो ऑल्टीट्यूड दोनों ही कंडीशंस में UAV थ्रेट को काउंटर कर सकता है और ये 25 बाय 25 mm और 40 बाय 40 mm के मैश कॉन्फ़िगरेशंस में भी उपलब्ध है। वहीं एक अपडेट यह है जिसमें DRDO ऑफिशियल्स का मानना है कि 2029 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो 50,000 करोड़ रुपीस के टारगेट को पार कर जाएगा, विशेष रूप से प्राइवेट कंपनीज की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए। और अब जो भारत है वो कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज के एक्सपोर्ट से मूव करके कंप्लीट वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट पर बढ़ चुका है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि जो भारत के प्राइवेट स्मॉल फायर आर्म्स मेकर है ट्रिपल डिफेंस, तो वे इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 40,000 वेपन्स को सप्लाई करेंगे। और जबकि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये जो टारगेट है ये टोटल 1 लाख वेपन्स को सप्लाई करने तक पहुंचेगा। यानी कि लगभग 40,000 वेपन्स की ऑर्डर बुक ऑलरेडी ट्रिपल डिफेंस के पास है और अब 60,000 और की संभावना उन्हें इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक है। और ये सब दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होना है। हालांकि वो कंट्रीज़ कौन सी हैं ऑब्वियसली उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। और इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रिपल डिफेंस का जो रेवेन्यू है तो उसका लगभग 50% हिस्सा एक्सपोर्ट्स की वजह से होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रिपल डिफेंस ने उनकी अपनी पूर्ण रूप से स्वदेशी स्नाइपर राइफल्स भी कई कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करी हैं। तो उनमें से एक कंट्री का नाम भी सामने आया है जो कि है आर्मेनिया, जो कि ट्रिपल डिफेंस के स्नाइपर राइफल्स को प्राप्त करने वाली उनकी वेरी फर्स्ट कस्टमर्स में से एक है। जबकि आर्मेनिया और नेपाल को तो एम्यूनिशंस भी सप्लाई किए गए। वहीं ट्रिपल डिफेंस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो इनमें लगभग 8 कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट को लेकर डिस्कशन में है। वहीं फ्रांस के साथ साथ कुछ और यूरोपियन कंपनीज़ को वेपन सप्रेसर्स जैसे अन्य कंपोनेंट्स भी सप्लाई किए गए। तो जैसे कि अभी हाल ही में HAL ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया था कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 20 से 22 इंजन्स उनको मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अब GE एरोस्पेस की तरफ से भी HAL को इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि वे इस वर्ष के अंत तक एडिशनल 20 इंजन्स और सप्लाई करेंगे, जो कि उनके बैकलॉग को क्लियर करने में मदद करेगा। हालांकि GE की तरफ से इस तरह के वादे पहले भी कई बार किए गए और हर बार वादे तोड़े भी गए हैं अलग अलग कारण बता के। और इस बार क्या वो वादा निभाया जाएगा नहीं निभाया जाएगा तो वो तो खैर इस वर्ष के अंत में हम इसमें बात करेंगे। बाकी इस पर आपके जो भी नेक विचार हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक अपडेट यह है कि आज INS मालवन की कमीशनिंग सेरेमनी के बाद अपने संबोधन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के देर से मिलने का मतलब ही टेक्नोलॉजी के ना मिलने के जैसा ही है। यानी कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज़ अ टेक्नोलॉजी डिनाइड। और इसलिए उनका कहना है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित करना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही तैयार होता है तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। और जिस तरह से भारतीय नौसेना की सर्विस में स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स का इंडक्शन बहुत ही तेजी से देखने को मिलता है, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना की इसी स्वदेशी वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की सफलता की सराहना भी की है और ये भी कहा है कि आर्मी और एयरफोर्स को भी नेवी के इस मॉडल से कुछ सीखना चाहिए, जिसमें नेवी शुरुआत से ही अपने शिप बिल्डिंग परियोजनाओं में अपने ऑफिसर्स को डायरेक्टली शामिल करती है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना नेवी के कंपैरिजन में आत्मनिर्भरता को अचीव करने में स्लो है और भारतीय वायुसेना को भी अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को तेज करने के लिए नेवी की जैसे ही सिमिलर अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत है। बाकी उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य के जो युद्ध हैं वो कोई एक सिंगल सर्विस अकेले नहीं लड़ेगी, बल्कि तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर लड़ेंगी। और एक सक्सेसफुल ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर। आज HAL ने फ्रेंच फर्म सैफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है और जिसमें CFM लीप इंजन प्रोग्राम के लिए सुपर एलॉयज में टर्बाइन रिंग फोर्जिंग्स की प्रोडक्शन और सप्लाई शामिल है। और इस एग्रीमेंट के तहत HAL लीप इंजन के लिए नियर नेट शेप रिंग फोर्जिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है बेंगलुरु में स्थित HAL की फाउंड्री एंड फोर्ज डिवीजन में की जाने वाली है। और ये जो रिंग्स हैं ये लीप इंजन का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस्ड मेटलर्जी और प्रिसिशन इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से दुनिया में चुनिंदा कंपनीज ही हैं जो कि इस तरह के कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि दलाल नेशन पाकिस्तान ने US और ईरान के बीच जो दलाली करी थी और जिसको वो मध्यस्थता का नाम दे रहा था,
जो कि सफल तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस सो कॉल्ड मध्यस्थता के बदले अमेरिका से $10 बिलियन के फंड की मांग करी है। यानी कि हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान भी अलग अलग तरीके ढूंढते रहता है भीख मांगने के। वहीं ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान की इतनी मजबूत फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए चीन ने फिलहाल के लिए पाकिस्तान को J-35 एक्सपोर्ट करने की जो योजना है उसे पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान चीन से J-35 खरीदेगा, तो उसकी चर्चा भी पाकिस्तान की मीडिया ही कर रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक को भी इस डील के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने तक इसको रूमर्स बताया था। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर दलीप सिंह, ग्रेनेडियर प्रेमदास और लांस हवलदार ताराचंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में 8 असम राइफल्स के राइफलमैन तिलक बहादुर थापा, 1995 में 23 असम राइफल्स के हवलदार राजेंद्र सिंह, राइफलमैन बनारसी प्रसाद, राइफलमैन करनेल सिंह, राइफलमैन हरि कुमार सिंघा, राइफलमैन रामेंद्र सिंह, राइफलमैन राम प्रवेश सिंह और राइफलमैन बलदेव सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1973 में 14 असम राइफल्स के लांस नायक चंद्र बहादुर राणा और 1992 में 16 असम राइफल्स के राइफलमैन नसीरुद्दीन वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज ही का वो दिन है जब 2016 में भारतीय वायुसेना के एक AN-32 एयरक्राफ्ट ने हमारे 29 वॉरियर्स के साथ चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उस उड़ान के बीच बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिसअपीयर हो गया था और कई सप्ताह के सर्च के बावजूद भी इस एयरक्राफ्ट के मलबे का कहीं भी पता नहीं लग पाया और आखिरकार इस मिशन को बंद कर दिया गया और इसमें जितने भी 29 वॉरियर्स सवार थे तो उनको मृत मान लिया गया था। और इस घटना के लगभग 8 वर्षों के बाद फिर एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल ने इस एयरक्राफ्ट के मलबे को चेन्नई कोस्ट से लगभग 140 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर प्राप्त किया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि सुखोई फाइटर्स में किस जेट इंजन का इस्तेमाल होता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।